क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां घना धुंधला आसमान है, जहां बड़े बड़े समुद्र हैं, बहती हुई नदियां हैं और हल्की हल्की बारिश भी होती है। एक ऐसी दुनिया जो हैरत अंगेज तौर पर पृथ्वी जैसी लगती है, लेकिन एक भयानक ट्विस्ट के साथ। यहाँ का आसमान ऑरेंज है और सांस लेने लायक नहीं। यहाँ की नदियों और समुद्र में पानी नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस यानी मीथेन बहती है। यहाँ की जमीन पानी की उस बर्फ से बनी है जो -180 डिग्री सेल्सियस पर पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। ये कोई साइंस फिक्शन की मूवी नहीं, ये है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन। एक ऐसी अजीब और अद्भुत दुनिया जो एक टाइम कैप्सूल की तरह है। एक ऐसी जगह जो शायद हमें बता सकती है कि सालों पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन की चिंगारी कैसे भड़की थी। और इस अनदेखे अनजाने जहां के राज खोलने हम भेज रहे हैं इंसानियत का अब तक का सबसे एम्बिशियस एक्सप्लोरर। ये कोई रोवर नहीं, ये कोई लैंडर नहीं, ये है नासा का न्यूक्लियर पावर्ड कार साइज ऑटोनोमस साइंस हेलीकॉप्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस पर। आज हम एक ऐसे मिशन की गहराइयों में उतरेंगे जो साइंस के दायरे को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे टाइटन आखिर पृथ्वी का इविल ट्विन क्यों कहलाता है और इस अजीब दुनिया में इतनी दिलचस्पी क्यों। ड्रैगन फ्लाई का डिजाइन इतना रिवॉल्यूशनरी क्यों है। ये -180 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रहते हुए बिना किसी मिशन कंट्रोल के कैसे उड़ेगा। मिशन का सवाल और मंजिल क्या है। हम इसे ऐसी कौन सी खास जगह पर उतारेंगे जिसे जीवन की प्रयोगशाला कहा जा रहा है। और वो सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइटन की मीथेन की नदियों में या बर्फ के नीचे छुपे समुद्रों में एलियन जीवन की कोई अनोखी शक्ल मौजूद हो सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि टाइटन की ये यात्रा आपकी सोच से भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगर आप इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारे साथ खोलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस सफर का हिस्सा बन जाएं। टाइटन, एक अजीब और अद्भुत दुनिया। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए टाइटन को थोड़ा करीब से जानते हैं। जब हम चांद या मून सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। हमारा मून सूखा, बेजान, पथरीला, बिना किसी एटमॉस्फेयर के। लेकिन टाइटन बिल्कुल अलग है। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है, मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा। और इसकी सबसे खास बात है इसका एटमॉस्फेयर, यानी इसका वायुमंडल। टाइटन का एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 4 गुना ज्यादा डेंस यानी मोटा है। और सरफेस प्रेशर पृथ्वी से 50% ज्यादा है। और ये 95% से ज्यादा नाइट्रोजन से बना है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। सोच के देखिए, सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा टाइटन ही एक ऐसी जगह है जिसके पास इतना डेंस और नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, टाइटन पर ऑक्सीजन ना के बराबर है और टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतना ठंडा कि पानी पत्थर की तरह जमा हुआ है। तो अगर पानी नहीं है तो फिर वहाँ नदियाँ, झीलें और समुद्र किस चीज के हैं, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। यहाँ आती है टाइटन की सबसे अनोखी बात, मीथेन। जी हाँ, वही मीथेन गैस जिसे हम पृथ्वी पर सीएनजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। टाइटन पर इतनी सर्दी है कि मीथेन गैस लिक्विड फॉर्म में रहती है। जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी का साइकिल होता है, पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, नदियां बहती हैं और समुद्र में जा मिलती है। बिल्कुल वैसा ही साइकिल टाइटन पर मीथेन का चलता है। वहाँ मीथेन के बादल बहते हैं, मीथेन की बारिश होती है, मीथेन की नदियां बहती हैं जो पत्थरों को काटकर वैलीज बनाती हैं। और आखिर में ये मीथेन बड़े बड़े समुद्रों में इकट्ठा हो जाती है, जैसे क्रैकन मेयर और लाइगे मेयर। इसके अलावा टाइटन की सतह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भंडार है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट जब टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन से टकराती है तो ये अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है जो आसमान से थोलिन नामक एक काले चिपचिपे सब्सटेंस की तरह बरसते हैं और टाइटन की सतह को ढक लेते हैं। तो अब आप सोचेंगे, एक मोटा नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, लिक्विड ऑन द सरफेस, भले ही मीथेन का हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भरमार, ये सारी चीजें मिलकर टाइटन को एक ऐसी प्रीबायोटिक लेबोरेटरी बना देती हैं। यानी एक ऐसी जगह
जहां जीवन शुरू होने से पहले ही केमिस्ट्री यानी प्रीबायोटिक केमिस्ट्री चल रही हो सकती है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसे ही दिखती थी और यही वजह है कि नासा टाइटन को एक्सप्लोर करना चाहता है, ये समझने के लिए कि जीवन की शुरुआत कैसे होती है। और इसके लिए जमीन पर चलने वाले रोवर काफी नहीं थे। टाइटन की डाइवर्स और अलग अलग जगह तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो उड़ सके, और यही एंट्री होती है हमारे हीरो ड्रैगनफ्लाई की। ड्रैगनफ्लाई द साइंस हेलीकॉप्टर। तो ये है ड्रैगनफ्लाई। देखने में ये किसी आम ड्रोन जैसा लगता है, लेकिन ये उससे बहुत कुछ ज्यादा है। इसका साइज लगभग एक कार जितना है। इसके पास 8 रोटर हैं जो 2 सेट्स में लगे हैं, इसीलिए इसे डुअल क्वाडकॉप्टर कहते हैं। ये डिजाइन इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और सेफ्टी देता है। अगर एक मोटर खराब भी हो जाए तो ये ड्रैगनफ्लाई आराम से लैंड कर सकता है। ड्रैगनफ्लाई जमीन पर लैंड करने के लिए स्काइज जैसे स्किड्स का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल मार्स पर लैंड करने वाले लैंडर्स की तरह। इसका वजन लगभग 450 किलोग्राम है, लेकिन टाइटन पर उड़ना पृथ्वी से आसान होगा। क्यों? क्योंकि टाइटन का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से 4 गुना डेंस और उसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का सिर्फ 14% है। इसका मतलब वहाँ हवा मोटी है और खिंचाव कम। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ड्रैगनफ्लाई को उड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी। एक बार हवा में आने के बाद ये घंटों तक आसानी से उड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके पावर सोर्स की। टाइटन सूरज से इतना दूर है कि सोलर पैनल्स वहाँ काम नहीं कर सकते, इसीलिए ड्रैगनफ्लाई अपनी पावर एक मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेगा, जिसे शॉर्ट में MMRTG कहते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर को पावर देती है। MMRTG में प्लूटोनियम 238 नाम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। जब ये मटेरियल नेचुरली सड़ता है तो इससे गर्मी निकलती है। इस गर्मी को थर्मोकपल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाता है। ये पावर सोर्स ड्रैगनफ्लाई को दिन रात सालों साल टाइटन के ठंडे मौसम में भी जिंदा और गर्म रखेगा। लेकिन ड्रैगनफ्लाई सिर्फ उड़ेगा नहीं, ये एक फ्लाइंग लेबोरेटरी है। इसके अंदर कटिंग एज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो टाइटन के राज खोलने में हमारी मदद करेंगे। इसके इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसी एक्सट्रीम ठंड में काम करने के लिए खास मटेरियल और डिजाइन से बनाया गया है। इसका पूरा शरीर एक थर्मल इंसुलेशन से ढका है जो अंदर के कंप्यूटर और मशीन को गर्म रखता है, जबकि बाहर के सेंसर्स ठंडे माहौल को झेलने के लिए बने हैं। अब सोचिए, इस मशीन को हम पृथ्वी से लाइव कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सिग्नल भेजने और उसका जवाब आने में 3 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए ड्रैगनफ्लाई को इंसानियत का अब तक का सबसे एडवांस ऑटोनोमस एक्सप्लोरर बनाया गया है। ये पृथ्वी पर सेल्फ ड्राइविंग कार से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसको हर उड़ान से पहले आसपास के इलाके का 3D मैप बनाना होगा, हवा की गति को समझना होगा और खुद ही फैसला करना होगा कि लैंड करने के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है। ये एक सच्चा रोबोटिक एक्सप्लोरर है जो एक अनजान दुनिया में खुद अपने फैसले लेगा। चलिए अब इसके कुछ खास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डालते हैं। ड्रैम्स, ड्रैगनफ्लाई मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये ड्रैगनफ्लाई की नाक है। ये टाइटन की सतह से सैंपल उठाएगा और उन्हें एनालाइज करके बताएगा कि वहाँ कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स, खास करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये जीवन के बायो सिग्नेचर्स यानी जीवन के संकेतों को ढूंढेगा। ड्रैगन्स, ड्रैगनफ्लाई गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट जमीन को देख सकता है बिना किसी ड्रिल को यूज किए। ये जमीन के नीचे की कंपोजिशन को एनालाइज करेगा, जैसे वहाँ कितना पानी, बर्फ है, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ड्रैको, ड्रैगनफ्लाई कैमरा सूट। ये ड्रैगनफ्लाई की आंखें हैं। इसमें अलग अलग कैमरास लगे हैं जो टाइटन के लैंडस्केप की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेंगे। ये हमें टाइटन के ड्यून्स, क्रेटर्स और नदियों के अजीबोगरीब नजारे दिखाएंगे। जियोफोन एंड एनीमोमीटर। ये ड्रैगनफ्लाई के कान और स्किन हैं। जियोफोन टाइटन पर आने वाले टाइटन क्वेक्स यानी भूकंप को डिटेक्ट करेगा, जिससे हम उसकी अंदरूनी सतह के बारे में जान सकेंगे। और एनीमोमीटर हवा की गति और दिशा को नापेगा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर हमें टाइटन की एक ऐसी कंप्लीट पिक्चर देंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखी। द मिशन, एक एपिक जर्नी। तो ये अनोखा हेलीकॉप्टर टाइटन तक पहुंचेगा कैसे? इसका सफर किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है।
ड्रैगनफ्लाई को जुलाई 2028 में लॉन्च करने का प्लान है। ये एक पावरफुल रॉकेट पर सवार होकर पृथ्वी से निकलेगा, लेकिन टाइटन तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। इसे वहां तक पहुंचने में लगभग 6 साल लगेंगे। इस लंबे सफर के दौरान ये ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जिसमें ये दूसरे ग्रहों के पास से गुजरेगा। उनकी ग्रेविटी का इस्तेमाल अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए करेगा। फाइनली 2034 में ड्रैगनफ्लाई टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेगा। ये इस मिशन का सबसे खतरनाक फेज होगा। ये एक एरोशेल के अंदर बंद होगा, जो इसे एटमॉस्फेयर में घुसने पर पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी से बचाएगा। जैसे ही इसकी स्पीड कम होगी, पैराशूट्स खुलेंगे और आखिर में जब ये सतह के काफी करीब आ जाएगा तो एरोशेल से अलग होकर अपने रोटर्स को स्टार्ट करेगा और एक पावर डिसेंट करके टाइटन की सतह पर आराम से लैंड करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे मार्स स्काईक्रेन मैन्यूवर ने परसीवरेंस रोवर को लैंड कराया था, लेकिन यहाँ ड्रैगनफ्लाई खुद अपने पंखों पर लैंड करेगा। इसकी लैंडिंग साइट भी बहुत सोच समझकर चुनी गई है। सेल्क क्रेटर रीजन, ये एक इम्पैक्ट क्रेटर है, यानी किसी कॉमेट या एस्टेरॉइड के टकराने से बना गड्ढा। साइंटिस्ट इस ग्रह को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पर जीवन के लिए जरूरी 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें एक साथ आई होंगी। इसे रेसिपी फॉर लाइफ भी कहते हैं। पहला, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो टाइटन पर पहले से ही बरस रहे थे। दूसरा, एनर्जी जो उस जबरदस्त टक्कर से हीट के रूप में पैदा हुई। और तीसरा और सबसे जरूरी, लिक्विड वाटर। साइंटिस्ट मानते हैं कि टक्कर की गर्मी ने टाइटन के पत्थर जैसी बर्फ को पिघला दिया होगा और हजारों सालों तक वहाँ एक लिक्विड वाटर का पूल बना होगा। तो सोचिए, उस गर्मी, पानी और ऑर्गेनिक केमिकल्स के कॉकटेल ने वहाँ क्या नए केमिकल रिएक्शंस किए होंगे। क्या उस प्राइमोर्डियल सूप में जीवन के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बने होंगे। सेल्क क्रेटर उस प्रीबायोटिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए टाइटन पर सबसे बेहतरीन जगह है। एक बार लैंड होने के बाद ड्रैगनफ्लाई अपना असली काम शुरू करेगा। मिशन प्लान के मुताबिक ये एक टाइटन दिन, जो पृथ्वी के 16 दिन के बराबर होता है, उतने टाइम में अपनी बैटरी चार्ज करेगा और डाटा पृथ्वी पर भेजेगा। फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटी छोटी लीप्स या उड़ानें भरेगा। हर उड़ान में ये कुछ किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसका अल्टीमेट गोल है अपने 2.7 साल के प्राइमरी मिशन के दौरान लगभग 180 किलोमीटर का एरिया कवर करना। ये मार्स पर अब तक चले सभी रोवर्स द्वारा कवर किए गए टोटल डिस्टेंस से भी ज्यादा है। ये अलग अलग लोकेशंस पर लैंड करेगा, सैंड ड्यून्स पर, क्रेटर फ्लोर्स पर, नदियों के किनारों पर, हर जगह सैंपल लेगा और उन्हें एनालाइज करेगा। ये पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट के लिए टाइटन पर उनका पर्सनल एक्सप्लोरर होगा। चैलेंजेस, आसमान में खतरा। दोस्तों, ये मिशन जितना एक्साइटिंग है उतना ही चैलेंजिंग भी है। नासा के इंजीनियर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब जानते हैं लिस्ट ऑफ चैलेंजेस के बारे में जो नासा फेस कर रहा है। एक्सट्रीम कोल्ड, -180 डिग्री सेल्सियस। इतनी सर्दी में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मैकेनिकल पार्ट्स आसानी से फेल हो सकते हैं। ड्रैगनफ्लाई का MMRTG न सिर्फ उसे पावर देगा, बल्कि उसके अंदर के सिस्टम को गर्म रखने के लिए हीटर का काम भी करेगा। कम्युनिकेशन डिले, टाइटन पृथ्वी से इतना दूर है कि वहां तक रेडियो सिग्नल पहुंचने में 85 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब है कि हम ड्रैगनफ्लाई को रियल टाइम में जॉयस्टिक से कंट्रोल नहीं कर सकते। एक कमांड भेजने और उसका रिजल्ट देखने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए ड्रैगनफ्लाई को बहुत ऑटोनोमस यानी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उसे खुद से आसपास के माहौल को समझना होगा, लैंडिंग के लिए सेफ जगह ढूंढनी होगी और खुद से फैसले लेने होंगे। ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैलेंज है। अननोन टेरेन, हमने कसीनी मिशन से टाइटन को देखा है, लेकिन हमारे पास अभी भी हाई रेजोल्यूशन मैप नहीं है। ड्रैगनफ्लाई को ऐसी जगह पर लैंड करना पड़ सकता है जिनके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता। हो सकता है वहाँ बड़े बड़े पत्थर हों या जमीन दलदली हो। ड्रैगनफ्लाई के नेविगेशन सिस्टम को इन अनजान खतरों से बचने के लिए तैयार रहना होगा। वेदर ऑन टाइटन, टाइटन पर मौसम भी बदलता है। वहाँ मीथेन की बारिश होती है, धूल भरी आंधियां चलती है। ड्रैगनफ्लाई को इन सभी मौसम की स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके रोटर्स को बारिश और धूल में भी काम करना होगा। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद नासा और जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी की टीम कॉन्फिडेंट है कि ड्रैगनफ्लाई इन सभी मुश्किलों को पार कर लेगा। मार्स पर इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर पावर्ड फ्लाइट कर सकते हैं।
ड्रैगनफ्लाई उस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। पार्ट 5 द बिग क्वेश्चन, इज देयर लाइफ ऑन टाइटन? और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, क्या ड्रैगनफ्लाई टाइटन पर जीवन ढूंढ सकता है? देखिए, जब हम जीवन की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम ग्रीन एलियंस या बड़े बड़े जीव जंतुओं की बात कर रहे हों। साइंटिस्ट टाइटन पर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं। फर्स्ट, लाइफ एज वी नो इट बट डिफरेंट। क्या वहाँ माइक्रोबियल लाइफ यानी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जिनके लिए पानी की जगह लिक्विड मीथेन बेस का काम करता हो? ये एक ऐसी लाइफ फॉर्म होगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। उनकी बायोलॉजी, उनकी केमिस्ट्री, सब कुछ हमसे अलग होगी। ड्रैगनफ्लाई के ड्राम्स इंस्ट्रूमेंट को ऐसे अनोखे बायोसिग्नेचर्स ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। जरा इसकी कल्पना करके देखिए, एक ऐसे जीव जिनके शरीर में खून की जगह लिक्विड मीथेन बहता हो, जिनके लिए हमारा जीवनदायी ऑक्सीजन जहर हो, वो सांस में हाइड्रोजन लेते हों और एनर्जी के लिए एसिटाइलिन नामक गैस को खाते हों। उनके सेल्स, उनकी कोशिकाएं पानी की झिल्लियों से नहीं बल्कि एजोटोसोम्स नाम की नाइट्रोजन बेस्ड मेम्ब्रेन से बनी हो, जो उन्हें उस अनोखी ठंड में जिंदा रखती है। ड्रैगनफ्लाई सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स नहीं, वो एक पूरी ऑल्टरनेट बायोलॉजी, एक दूसरी ट्री ऑफ लाइफ की पहली शाख ढूंढ रहा है। सेकंड, अ शैडो बायोस्फीयर। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि टाइटन पर जीवन पानी पर ही आधारित हो, लेकिन वो सतह पर ना हो। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइटन की बर्फीली सतहों के नीचे 50 से 100 किलोमीटर गहरा एक लिक्विड वाटर का समुद्र हो सकता है, बिल्कुल जुपिटर के चांद यूरोपा की तरह। हो सकता है कि सेल क्रेटर जैसी जगहों पर हुए इम्पैक्ट ने इस नीचे के पानी को ऊपर की सतह पर लाकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स कर दिया हो। ड्रैगनफ्लाई इन क्रायोवोल्केनिक फ्लोज यानी बर्फ के ज्वालामुखी से निकले मटेरियल को स्टडी करेगा, जिससे हमें उस नीचे के समुद्र के बारे में पता चल सकता है। ये ऐसा है जैसे हम एक छुपी हुई दुनिया के किनारे पर खड़े हों। हर बार जब ड्रैगनफ्लाई अपने ड्रिल से बर्फ को खोदेगा, वो सिर्फ एक सैंपल नहीं लेगा, वो उस नीचे के समुद्र से आया एक संदेश पढ़ने की कोशिश करेगा। एक ऐसा मैसेज इन अ बॉटल जो शायद करोड़ों सालों से बर्फ में कैद है। क्या उस पानी में, उस अंधेरे समुद्र में जीवन पनप रहा है जो ऊपर की अजीब दुनिया से बेखबर है? ड्रैगनफ्लाई का मिशन सिर्फ एक खोज नहीं, ये एक ऐसी ही शैडो बायोस्फीयर, एक परछाई वाली जीव सृष्टि से पहली बार संपर्क करने की कोशिश है। थर्ड, द क्रैडल ऑफ लाइफ। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि टाइटन पर अभी जीवन ना हो, लेकिन वहाँ वो सारी कंडीशंस और इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो जीवन को जन्म दे सकते हैं। यानी टाइटन हमें एबायोजेनेसिस, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ के पैदा होने वाले प्रोसेस को समझा सकता है। अगर ड्रैगनफ्लाई ये साबित कर दे कि टाइटन पर कॉम्प्लेक्स प्रीबायोटिक केमिस्ट्री चल रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज होगी। ये हमें बताएगा कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिवर्स में कॉमन हो सकते हैं। ड्रैगनफ्लाई शायद हमें सीधे सीधे टाइटेनियन एलियंस ना दिखाए, लेकिन ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन सिर्फ एक हेलीकॉप्टर को टाइटन पर उड़ाने का मिशन नहीं है। ये इंसानियत की उस शाह का प्रतीक है जो हमेशा नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करना चाहती है, बड़े सवालों के जवाब ढूंढना चाहती है। ये मिशन हमें बताएगा कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। ये हमारी अपनी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को समझने में मदद करेगा। 2034 में जब ड्रैगनफ्लाई टाइटन की सतह को छुएगा, तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, वो हम सबकी उम्मीदें, हम सबकी जिज्ञासा और हम सबका फ्यूचर एक्सप्लोरेशन का सपना लेकर वहां उतरेगा। हम इस मिशन को क्लोजली फॉलो करते रहेंगे और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ड्रैगनफ्लाई को टाइटन पर जीवन के संकेत मिलेंगे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको साइंस और स्पेस में इंटरेस्ट है। और अगर आपने हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूं आपका होस्ट और मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए साइंटिफिक एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। I'll see you in the next one.